हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, शांति गोल्ड इंटरनेशनल का आईपीओ जो कि 25 से लेकर 29 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा, मतलब अभी 2 दिन बचे हैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे। इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही सारी चीज़ें ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल से आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, इसीलिए ध्यान से संभल के रहिए। सबसे पहली चीज, जीएमपी ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा है, फिक्स चीज होती नहीं है। तो जीएमपी जो अंदाजन चल रही है 40 रुपये पर शेयर, एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम में लगभग चल रही है 20%, 20% के आसपास। मतलब डिमांड अभी ठीक चल रही है और मिनिमम हमारा क्राइटेरिया भी 20% का होता है, ताकि क्या कि हमारे सेफ्टी रहे, बाद में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो दिक्कत ना आए। बट जीएमपी के पूरे भरोसे आप ना रहें। फिर बात करें एंकर लिस्ट की, तो एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा करीब करीब 108 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। तो उसके अंदर एक बड़ा नाम कहे तो सोशिएट जनरल है। उसके अलावा नॉर्मल एंकर इन्वेस्टर्स हैं, वेल्थ वेव कैपिटल, विजित ग्रोथ, और भी ऐसे कई बड़े, मतलब जो इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो शामिल है। तो एंकर लिस्ट ठीक ठाक है, 10 में से 3, 3.5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जाने तो कंपनी सन 2003 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब अभी 22 साल हो चुके हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। अच्छा एक्सपीरियंस वगैरह भी हो गया है कंपनी का। अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं, वन वर्ड के अंदर, एक लाइन के अंदर, तो 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है, 22 कैरेट मतलब ये गोल्ड अलग अलग आता है। एक तो पूरा प्योर गोल्ड होता है 100%, ठीक है। फिर क्या है कि गोल्ड के अंदर तांबा वगैरह मिक्स किया जाता है, ताकि क्या है कि मजबूती आए। मतलब नहीं तो कच्चा सोना तो एकदम से बना नहीं सकते ज्वेलरी, तो मजबूती नहीं आती। एक तो 24 कैरेट गोल्ड होता है। जनरली जो हम ज्वेलरी पहनते हैं वो 22 कैरेट ही होती है, जिसके अंदर 90% से ऊपर का सोना होता है। तो ये क्या है कि 22 कैरेट की जो गोल्ड ज्वेलरी होती है वो ये मैन्युफैक्चर करती है। अलग अलग सारी चीज़ें ये लगभग मैन्युफैक्चर करती है। नेकलेस होते हैं, कंगन वगैरह, मतलब सारी जो भी चीज़ें होती है ये मैन्युफैक्चर करती है। उसके अंदर क्या करती है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, जिनके शोरूम्स होते हैं बड़े बड़े, जो भी आप मान के चलें, तो उनको क्या है कि सप्लाई करती है। वो इनको ऑर्डर देते हैं और ये मैन्युफैक्चर करके देती है। जैसे जॉय लुकास है, ललिता है, एल्यूकास है, कल्पत्रु है, ऐसे कई बड़े जो ज्वेलर्स हैं वो इसके कस्टमर्स हैं। इसका अंधेरी मुंबई के अंदर 13,448 स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसकी पर एनम जो कैपेसिटी है 2700 किलो के आसपास का ये सोना जो है मैन्युफैक्चर कर सकती है, उसकी ज्वेलरी मैन्युफैक्चर कर सकती है। इसकी इतनी सालाना कैपेसिटी है और ये लगभग 15 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर फैला हुआ है। और इसकी ब्रांचेस भी है मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई। तो देखिए, इस सेक्टर काफ़ी अच्छा है, हमेशा इसकी डिमांड रहती है। जो ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं, इंडिया के अंदर स्पेशली गोल्ड की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। और इसके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि ये मैन्युफैक्चरर है। मतलब एक तो शोरूम वाले होते हैं जिनको सेलिंग करनी होती है, ये मैन्युफैक्चरर है, इसको तो उसको लगभग ऑर्डर ज़्यादा मिलते रहते हैं। बट इस सेक्टर के अंदर एक दिक्कत है कि गोल्ड प्राइस जो ऊपर नीचे होता है, उसके कारण कभी कभार ज़्यादा फायदा भी होता है, कभी कभार नुकसान भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। बाकी ये सेक्टर जो है कॉम्पिटिटिव सेक्टर है और डिमांडिंग भी है। तो कॉम्पिटिटिव सेक्टर है तो इसके अंदर ये अपने सेक्टर के अंदर ऐसा क्या खास कर रही है जो अपने सेक्टर की अलग दूसरी कंपनीज हैं उनसे थोड़ा आगे हो जाए, या कोई ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट है जिससे ये पीछे हो जाए। तो इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जान लेते हैं, जो कि 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। तो अगर एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। 682 करोड़ से 1112 करोड़ रुपए इसका रेवेन्यू है 2023 से 2025 तक। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट हुआ है 19.82 करोड़। फिर उसके बाद 2024 के अंदर 26.87 करोड़ और 2025 में 55.84 करोड़ रुपए हुआ है। मतलब 60% प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। फिर प्रॉफिट मार्जिन्स निकालते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन्स 2.9% हुए हैं 2023 के अंदर। फिर 2024 में बढ़कर 3.7% और 2025 में बढ़कर हो गए 5%। तो ये अच्छी बात है कि मार्जिन्स के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। फिर एबिटा के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है, मतलब जो टैक्स वगैरह से पहले जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, मार्जिन्स वगैरह बढ़ रहे हैं। फिर इसके ऊपर नेट वर्थ इसकी बड़ी है और इसके ऊपर जो बोरोइंग्स है वो भी हर साल बढ़ रही है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.6 का है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है। और अपने आईपीओ के पैसे से सिर्फ 17 करोड़ रुपए अपनी उधारी चुकाने के अंदर काम में लेने वाली है। थोड़ा और ज़्यादा पैसा काम में लेना चाहिए था, बाकी ओवरऑल ठीक है, ऐसी ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 1.6 ठीक कह सकते हैं।
बट इस हाई डेट पर इसको फोकस करना पड़ेगा। ROCE 25% की है और RONW रिटर्न ऑन नेटवर्थ 44% के आसपास है, बढ़िया है। वैल्यूएशंस अगर देखिए तो PE वाइज अगर देखिए तो इसका PE 19 मतलब 19 का निकल कर आता है और अदर जो कंपटीटर्स हैं उनका PE 14.4 से 34 के आसपास का निकल कर आता है। तो फेस वैल्यू 10 रुपए पर अगर देखें तो ये ज़्यादा छोटी भी कंपनी नहीं है, कुछ कंपनियों से बड़ी भी है, कुछ कंपनी एक आधी कंपनी से छोटी कंपनी है। तो फेस वैल्यू 10 रुपए पर वैल्यूएशन मुझे इसकी रीजनेबल लगी, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो फाइनेंशियली भी ठीक है, बट डेट पर थोड़ा फोकस करने पड़ेगा। बाकी वैल्यूएशंस वगैरह फंडामेंटल्स वगैरह अच्छे हैं। फिर इस IPO की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 25 से लेकर 29 जुलाई के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड है 189 रुपए से लेकर 199 रुपए के बीच में। 75 मतलब 75 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 360 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है, जिसके अंदर 17 करोड़ रुपए से अपना डेट चुकाएगी और 200 करोड़ रुपए इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में काम में आएंगे और 46 करोड़ रुपए के आसपास जयपुर फैसिलिटी उसके फंडिंग के अंदर काम में लेने वाली है। तो अच्छी बात है, कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आ रहा है। रिटेल पोर्शन 35% का है। लिस्टिंग डेट है 1 अगस्त। तो ये हो गए पूरे IPO की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग एज के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैंने आपको कहा सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। और दोस्तों टेलीग्राम इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। यूट्यूब ऑफिशियल से ही ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी आपके साथ फ्रॉड ना हो। बहुत सारे फेक चैनल्स है। तो दोस्तों सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो सब जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं और इसका प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों भी देखते हैं। तो 4 पैरामीटर्स में से सबसे पहला पॉइंट है GMP वैसे एक अंदाजा होता है बट एजुकेशन पर्पस के लिए जान रहे हैं तो अभी 20% के आसपास बता रही है तो ठीक है, यहाँ पर मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूँगा। फिर दूसरी चीज़ है एंकर लिस्ट ठीक ठाक आई है, मतलब इतनी कोई खास नहीं है तो यहाँ पर मैं पूरा 0 पॉइंट दे रहा हूँ, मतलब पूरा पॉइंट काट रहा हूँ इसका। फिर वैल्यूएशंस तीसरा पॉइंट है, वैल्यूएशंस एकदम रीजनेबल नजर आ रही है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर, ज़्यादा कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है तो यहाँ पर पूरा मैं 1 पॉइंट देना चाहूंगा। फिर बात करें सब्सक्रिप्शन की, सब्सक्रिप्शन पहले दिन ठीक ही मिला है, रिस्पांस ठीक है। 0.5 मैं यहाँ पर रेटिंग देना चाहूंगा, मतलब लगभग 4 में से 2.5 पॉइंट बन रहे हैं तो मतलब अभी रिस्क कम नजर आ रहा है। फिर इसका प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट क्या कहें तो इसके अंदर प्लस पॉइंट ज्यादा है, नेगेटिव एक ही है कि इसका ऊपर थोड़ा डेट ज्यादा है। बाकी प्लस पॉइंट्स है इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन वगैरह बढ़ रहे हैं, वैल्यूएशन वगैरह ठीक है तो इसके लिए प्लस पॉइंट ही है। तो मतलब अभी ओवरऑल देखा जाए तो रिस्क थोड़ा कम है। बाकी अप्लाई करना नहीं करना वो आपके हाथ में, आप लोग अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं, इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। पॉजिटिव ये है कि सेक्टर जो कंपिटिटिव तो है पर उसके अलावा डिमांडिंग भी है, खूब डिमांड रहती है इस सेक्टर के अंदर। और उसके अलावा ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, अलग अलग जो ब्रांड्स इसको ऑर्डर देते हैं, ये भी इसके लिए बेनिफिट है। बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है और प्रॉफिट मार्जिन हर साल बढ़ रहे हैं, ये भी काफी अच्छी बात है। दूसरा ये चीज है कि पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, कंपनी कुछ अपनी उधारी चुकाएगी, कुछ अपने वर्किंग कैपिटल में, कुछ जयपुर फैसिलिटी में पैसा काम में लेने वाली, काफी अच्छी बात है। वैल्यूएशंस भी ठीक है। तो ये है कुछ इसके पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि पहला तो मुझे बड़ा नेगेटिव लगा, इसके ऊपर डेट उधारी काफी ज्यादा है, 1.6 का डेट टू इक्विटी रेशियो है और IPO के पैसे से कुछ ही उधारी चुका रही 17 करोड़ रुपए की। थोड़ा डेट पर फोकस करना चाहिए इसको। बाकी दूसरा नेगेटिव ये लगा कि ये सेक्टर थोड़ा कंपेटिटिव है और गोल्ड का जो प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, इससे भी इन पर इफेक्ट देखने को मिलता है, इनके प्रॉफिट पर, प्रॉफिट मार्जिन्स पर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये कंपटीशन वाला तो चलो ठीक है भाई, कंपटीटिव सेक्टर है, गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे वो तो सबके साथ होता है, बट डेट पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अगर डेट अपना ये आराम से पे करती है आने वाले टाइम में तो मुझे लगता है अच्छी कंपनी ये साबित हो सकती है। बाकी ओवरऑल कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। मार्केट कैप 1434 करोड़ रुपए का है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ठीक नजर आ रही है और लिस्टिंग एज के हिसाब से भी अच्छी नजर आ रही है। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। मैं भी पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ, कंपनी ओवरऑल ऐसे अट्रैक्टिव है इस कारण। बाकी डिसीजन अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।